लेकिन रोहित अग्रवाल जी से एक बात समझ कर आना चाह रहा हूं कि रोहित अग्रवाल जी इस बारे में तो स्थिति स्पष्ट, मान लीजिए असामाजिक तत्व भी थे, मान लीजिए वो कोई जराइम पेशा लोग थे जिन्होंने आकर ऐसा कर दिया, तो कई बातें दिमाग में कौनती हैं कि क्या उनके पास पैलेट गन भी आती है। अमूमन ऐसे लोगों के पास ये पत्थर या दूसरे तरह के असलहे, ये जिनके लाइसेंस भी नहीं होते, इस तरह की चीज़ें तो होती हैं, लेकिन पैलेट गन के संदर्भ में इंजरीज कैसे होंगी लोगों को। और दूसरे, मैं ये भी समझना चाहता हूं कि अगर ऐसा नहीं है, कुछ भी है सिनेरियो, तो क्या सरकार की तरफ से इसका एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट आना चाहिए था जिसमें बताया जाता कि अभी तक जो फाइंडिंग्स हैं वो ये बता रही हैं और आगे हम इसमें जांच कर रहे हैं, जो भी वस्तुस्थिति होती है वो बताया जाता। इसमें अगर अजम्पशन वाले सवाल खुद सरकार के खेमे की तरफ से आते हैं तो क्या सवाल उठना जायज है? दिनेश जी, देखिए, पहले सवाल का तो जो उत्तर है वो ये है कि 2014 से पहले देश के अंदर ऐसे ऐसे आधुनिक हथियार अपराधियों के पास हुआ करते थे जो शायद खुद मिलिट्री के अंदर प्रार्थना है, वो सवाल मैं खुद पूछ चुका हूं ईशान जी से। तो आपका पहला सवाल है कि क्या किसी अपराधी के पास पैलेट गन हो सकती है, तो उसका आंसर ये है कि ना जाने किसके पास क्या हथियार हो सकता है, ये तो जांच पे ही पता चलेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप संसद की तरफ बढ़ रहे हैं, संसद के अंदर माननीय सदस्य हैं जो कि सत्ता के भी हैं, विपक्ष के भी। आप सिर्फ और सिर्फ जेनजी के ऊपर खाली अपना कंधा उनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाने की तमन्ना रख रहा है, तो उसको यह समझना चाहिए कि नेपाल के अंदर सिर्फ सत्ता पक्ष के नेताओं के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ, बल्कि विपक्ष के नेताओं के ऊपर भी अत्याचार हुआ है। तो अगर अनियंत्रित भीड़ होगी तो वो ये कभी नहीं देखेगी कि ये सत्ता का सांसद है या ये विपक्ष का सांसद है। तो ये जो कानूनी व्यवस्था को बनाने का काम भी सरकार का है, जो कि कानून व्यवस्था वहां पे बनाई गई। उस दिन की जो दशा थी, वहां पे जो मौजूद लोग थे, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के पास कैमरा लेके जाइए और समझिए कि उस दिन की क्या दशा थी, वहां पे क्या स्थिति थी। ऐसी स्थिति में वहां पे नियंत्रण करना सबसे ज्यादा आवश्यक था। अगर संसद के अंदर अगर वो असामाजिक तत्व जिनकी कम से कम रेकी की गई है और जिनको देखा गया है कि वो वहां पे मौजूद थे, वो संसद के अंदर घुस गए होते, तो आप सोचिए कितनी बड़ी घटना होती और इंटरनेशनल स्तर पे भारत की कितनी बेइज्जती होती कि संसद के अंदर भी वहां पे अपराधी घुस गए। तो सिर्फ छात्रों का चेहरा इस्तेमाल करके अपराधी अपनी मंशा पूरी करके चला जाए, सरकार ये होने नहीं देगी। एक बात पूरी तरीके से साफ है, राहुल गांधी एक लंबे समय तक सरकार के हिस्सा रहे हैं। 10 साल तक यूपीए की जब सरकार चली थी तो सुपर प्राइम मिनिस्टर थे वो। अगर उनको ये नहीं पता है कि एलओपी की ताकत क्या होती है तो ये शर्मनाक है। आप थाने थाने घूम रहे हो, अगर आपको सही में कुछ करना होता तो आप थाने थाने नहीं घूमते। थाने थाने घूमने का मतलब ही यही है कि आप फोटो ऐप की राजनीति कर रहे हो। आपके पास ना कार्यकर्ता बचा है, ना जमीनी स्तर नेता बचे हैं, आपके पास सारे के सारे सुपर फीचर नेता बचे हैं। इसकी वजह से अगर साहिल ने, सर मेरी बात तो सुनिए, ठीक है, देखिए आप बिल्कुल, आप जिस हैसियत में मुझसे बात कर रहे हैं वो तो आप ये कहना बिल्कुल आपका लाजमी है जो आप कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल है मेरा, अगर साहिल की तरफ से पहले कोशिशें ना की गई होती हैं एफआईआर की और उसका परिवार खाली हाथ ना लौटा होता थाने से, और उसके बाद आप कहते हैं कि राहुल गांधी एलओपी की ताकत नहीं समझते हैं, वो थाने थाने जा रहे हैं, तो आपका ये कहना समझ में आता है। अगर उसको बार बार जाने के बावजूद एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही थी और आज एफआईआर लॉन्च हुई है, फिर आपका ये कहना कि थाने थाने क्यों जा रहे हैं, अपने आप स्थापित हो रहा है कि वो थाने थाने क्यों जा रहे हैं और इसका इंपैक्ट क्या है? देखिए दिनेश जी, अगर इनको अपनी एलओपी की गरिमा को मेंटेन रखना था तो ये एक कमेटी बना सकते थे जिसके अंदर इनके सांसद और विधायक उसके मेंबर हो सकते थे। और जो एफआईआर की रही बात, अगर आप ये मानते हैं कि राहुल गांधी के वहां पे होने की वजह से एफआईआर दर्ज हुई है, तो इसका मतलब ये एफआईआर दबाव में दर्ज हुई है और इस एफआईआर का वैसे भी कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि अगर कोर्ट में ये एफआईआर जाएगी तो पहली हियरिंग के ऊपर ये एफआईआर उड़ जाएगी। क्योंकि अगर दबाव में आपने किसी भी एफआईआर को दर्ज करवाया है, बातों से पूरी तरह सहमत होता, अगर मैं खुद ये अनुभव नहीं रखता कि एफआईआर दर्ज कराने को लेकर एक आम आदमी जब जाता है थाने में तो उसको कितना वेलकम किया जाता है या उसको कितने बार रिजेक्शन मिलता है। सर सुनिए, सिर्फ मेरा नहीं, ज्यादातर वो लोग जो आपसे मिलते होंगे, आप तो नेता व्यक्ति हैं सर, मेरा नेता वाला काम नहीं है, तब भी मुझसे जो लोग मिलते हैं उनका अनुभव। लेकिन सर सुनिए, इस मामले में तो खास तौर से जब किसी की आंखों की रोशनी चली गई और वो 2 बार गया है वहां, 14 तारीख को, 17 तारीख को, तो पुलिस को क्या एफआईआर दर्ज नहीं करनी चाहिए थी?
अब ऑलरेडी अगर इसके बाद कोई विपक्ष का नेता जा रहा है और वहां पर हो रहा है तो आप ये कह रहे हैं दबाव में हो गया, ये गलत हो गया? ऑलरेडी 21 जुलाई को एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसकी जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट जांच कर रही है। और अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके का है तो उसने चिट्ठी दी होगी, उस चिट्ठी की भी जांच हो रही होगी।